नमस्कार, मैं शकील साजिद आपके साथ लेके डीए न्यूज प्लस की तरफ से हमारा एक दमदार कार्यक्रम वीकली वार। आज वीकली वार में हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका में ट्रंप सरकार के बनने के बाद जो अप्रवासी नीति बनाई गई है वो कितनी सही कितनी घातक। मेरे साथ हैं नेहा पुरोहित, मेरे साथ हैं उज्जवल दीपक जी, मेरे साथ हैं धर्मराज महापात्र जी। अमेरिका में ट्रंप सरकार के बनने के बाद अवैध प्रवासियों पर सख्ती दिनों दिन तेज होती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप के सत्ता संभालने के 11 दिन में 25,000 से ज्यादा अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया है। इससे पहले ही 18,000 अवैध प्रवासी भारतीयों को इंडिया वापस भेजने के लिए सिलेक्ट किया जा चुका है। हाल के दिनों में ही करीब 1700 अवैध प्रवासियों को जो भारतीय हैं हिरासत में लिया गया है। अवैध प्रवासियों के खिलाफ सबसे ज्यादा धरपकड़ रिपब्लिकन राज्यों में की जा रही है। गौरतलब है कि अमेरिका में कुल अवैध घुसपैठ के मामले का 94% मैक्सिको बॉर्डर से होते हैं। इससे पहले जो बाइडेन के कार्यकाल में इसी साल 1 जनवरी से 19 जनवरी के बीच औसतन घुसपैठ की 2087 घटनाएं रोज सामने हुई, जबकि ट्रंप के बाद 20 जनवरी से 31 जनवरी तक रोज मात्र घुसपैठ की 126 घटनाएं ही सामने आई। इससे पता चलता है कि ट्रंप सरकार ने बड़ी सख्ती से अपने आदेश को अंजाम देने के लिए ये रुख अपनाया होगा। हमारे साथ हैं नेहा पुरोहित जो राष्ट्रीय मामलों में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। उनसे पूछूंगा कि ये अप्रवासी नीति जो है डोनाल्ड ट्रंप की, ये हम लोगों के लिए कितनी सही या कितनी घातक है। नेहा मैम जी धन्यवाद। जो अमेरिका की अप्रवासी नीति है उससे पूरा विश्व प्रभावित होगा और हम भी उससे अछूते नहीं रहेंगे। भारत के लिए यह एक मिक्स्ड रहेगा, इसमें हमें कुछ फ़ायदे भी रहेंगे और कुछ नुकसान भी रहेंगे। तो हम पूरी तरह से हम इसे अपने विरुद्ध या इसके अपने फेवर में नहीं कह सकते। कुछ उसके H1 वीज़ा और F वीज़ा, जो ये 2 वीज़ा है, वो डायरेक्टली बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होंगे क्योंकि ट्रंप ने डायरेक्ट इस पर क्रैकडाउन किया है, जिसके अंतर्गत जो भी स्किल्ड वर्कर या स्टूडेंट जो अमेरिका जाना चाहते हैं, अब उनकी राह इतनी ईजी नहीं रह पाएगी। बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल कर दिए गए हैं और स्टैंडर्ड बहुत हाई कर दिए गए हैं और वीज़ा की जो संख्या थी, जो वीज़ा अप्रूवल की संख्या थी, उसमें भी भारी कटौती की गई है। ट्रंप का एक लॉजिक है और उनकी जिसके बेस पर उन्होंने चुनाव जीता है, उनका स्पष्ट कहना है कि जो बर्थ के आधार पर जो नागरिकता का अधिकार अमेरिका में दिया जाता है वो उससे सहमत नहीं है। उन्होंने एक पॉजिटिव इंडिया के लिए ये एक प्रपोजल उन्होंने ये रखा हुआ है, नॉट इंडिया पूरे वर्ल्ड के लिए, कि जो भी स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ता है ग्रेजुएशन के बाद उसे बाय डिफ़ॉल्ट ग्रीन कार्ड दिया जाए। ये एक प्रपोज्ड है, उन्होंने प्रपोज किया हुआ है। अगर ये एग्जीक्यूट होता है तो मुझे लगता है कि भारत भी इसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा लेने वाला देश होगा, क्योंकि भारत से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स अमेरिका में जाते हैं। तो ये एक मिक्स्ड अप्रोच है भारत के लिए। भारत को एक नुकसान ये भी होगा कि चूँकि H1 वीज़ा में बहुत कटौती होगी, तो जो हमारे प्रोफेशनल्स वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाकर जो हमें अमाउंट भेजा जाता है, जो पैसे यहाँ पे भारत में आते हैं, उसमें कटौती हो सकती है। और जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जिनके सर पर तलवार लटकी हुई है वापस डिपोर्टेशन होने के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। उनको वापस भारत में लेना, उनको वापस अर्थव्यवस्था में समाहित करना, ये एक ज़रूर चैलेंज रहेगा। शुक्रिया नेहा मैम। अमेरिका में 1 करोड़ 10 लाख अवैध प्रवासी हैं। सबसे ज्यादा 40 लाख मैक्सिको के, जबकि तीसरी नंबर पर 7.25 लाख भारतीय हैं। इस मामले में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप पूरी दुनिया को एक कड़ा और स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि अगर आप अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करते हैं तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान आया है। अवैध प्रवासियों को स्वदेश भेजने के ट्रंप सरकार के फैसले पर भारत ने सहमति जताई है। ट्रंप के शपथ ग्रहण के दौरान अमेरिकी दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि हम अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए तैयार हैं। विदेश मंत्री ने इस मुद्दे पर भारत के रुख को स्थिर और सैद्धांतिक बताया। एस जयशंकर ने इसे लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की। जयशंकर ने वाशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। कॉन्फ्रेंस के दौरान जयशंकर जी ने कहा कि हमारा मानना है कि अगर हमारे नागरिक यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं और ये तय हो जाता है कि वे हमारे नागरिक हैं, तो उनकी वापसी के लिए हम
हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत अवैध प्रवासन का कड़ा विरोध करता है। यह देशों की छवि के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। जयशंकर जी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होने गए थे। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पत्र भी ट्रंप को सौंपा। उज्जवल दीपक जी, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, सुलझे हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आपको क्या लगता है कि एस जयशंकर जी का ये बयान बहुत सारे ऐसे लोग जो भारतीय हैं और जो अवैध अप्रवासी के तौर पर माने जाने के बाद हिंदुस्तान वापस आएंगे, तो क्या उनकी पीड़ा को और बढ़ाएगा या सही है? उज्जवल। शकील जी, देखिए, एक टर्म है द अमेरिकन ड्रीम। इस पर कुछ फिल्में भी बनी हैं, कुछ लिखा भी गया है, नॉवेल्स भी पब्लिश हुई हैं। व्हाट इज़ अमेरिकन ड्रीम, हमें समझना पड़ेगा। अमेरिका क्या है? अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है तथाकथित रूप से। सारे देशों के ऊपर उनकी हुकूमत चलती है कहीं ना कहीं। वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, WHO, इन सब ताकतों के साथ वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। लोग क्यों जाना चाहते हैं अमेरिका? पहले हमें इसकी तह पे जाना पड़ेगा। अमेरिकन ग्रीन कार्ड पाने की चाहत में लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। और ट्रंप ने जो इलेक्शन जीता है अभी, वो इस प्रॉमिस पे जीता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसी तर्ज पे उन्होंने पिछला इलेक्शन पे जीता था। अब देखिए, भारतीय समुदाय का जो योगदान है अमेरिका की बढ़ोतरी में, इकोनॉमी में, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। रेमिटेंस जो होता है वर्ल्ड में, जो पूरा रेमिटेंस होता है, 12% ऑफ द वर्ल्ड रेमिटेंस कम्स टू इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड। पर भारत में अमेरिका से जो रेमिटेंस आता है 2023 में 129 करोड़ USD डॉलर, ये रेमिटेंस की वैल्यू थी। आप सोचिए कितनी बड़ी वैल्यू है। आपको याद होगा, हम जब स्कूल में पढ़ाई करते थे तो एक शब्द होता था ब्रेन ड्रेन। इस पर हम निबंध लिखने को हमको कहा जाता था कई बार, ब्रेन ड्रेन पे निबंध लिखे। वो शब्द अब लगभग थोड़ा सा चेंज भी हो गया, उसको हम ब्रेन गेन बोलते हैं। क्या होता है, जब यहाँ का व्यक्ति पढ़ लिख के अमेरिका जाता है, वो यहाँ पे काम करता है, नौकरी करता है, पैसे कमाता है, पर कहीं ना कहीं वो पैसे वापस भारत को भी भेजता है डॉलर के वैल्यू में। उस पर भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। अब हम इस बात पे आते हैं कि कौन जाता है अमेरिका। देखिए, लगभग 3 तरह के लोग अमेरिका जाते हैं। एक हाईली स्किल्ड, हाईली ट्रेंड, हाईली एजुकेटेड लोग जो वहाँ जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में काम करना चाहते हैं। दूसरा वर्ग होता है विद्यार्थियों का, जो वहाँ पढ़ना जाना चाहता है हायर एजुकेशन के लिए, बेटर एक्सपोजर के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। एक तीसरा वर्ग भी होता है हाईली अनस्किल्ड, हाईली अनट्रेंड, और जो भारत देश में भले उसके पास पैसा होगा, ज़मीन होगी, जायदाद होगा, व्यापार होगा, लेकिन वो भारत में कुछ कर नहीं पा रहा है, शायद ना पढ़ पाने की वजह से, या एक्सपोजर ना मिल पाने की वजह से। वो अगर वैलिड रूप से वीज़ा उसको नहीं मिलता है तो कुछ विशेष प्रांत के लोग डंकी रूट के थ्रू, अलग अलग देशों के थ्रू वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। महीनों लग जाते हैं उन्हें, करोड़ों खर्चे करने के बाद। वो अभी फिल्म में बनी थी, आपने देखा होगा, डंकी जो शाहरुख खान की फिल्म थी, उसमें उनके दर्द को दिखाया गया कि कैसे ये लोग अमेरिका जाते हैं और वहाँ पर अवैध प्रवासी के रूप में रहते हैं। माननीय विदेश मंत्री जयशंकर जी का जो बयान है कि इससे देश की छवि पर असर पड़ता है, तो देखिए, यहाँ पर एक भारतीय समुदाय है जो अमेरिका की प्रगति में बढ़ोतरी कर रहा है, योगदान दे रहा है। और आपको बता दूं, H1B वीज़ा में पिछले 3-4 सालों में 75% H1B वीज़ा भारतीय इंजीनियरों को दिए जाते हैं। इसके बावजूद ये जो अवैध अप्रवासी भारतीय हैं जो वहाँ जाते हैं और नॉन रजिस्टर्ड रेसिडेंट के भांति वहाँ की सुविधाएं लेने की कोशिश करते हैं। कई बार सिर्फ भारत के नहीं, भारतीय इमिग्रेंट तो फिर भी बहुत संस्कारी होते हैं, वहाँ पर जाके वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, भारत की बहुत ज़्यादा इज्जत है। पर और दूसरे देशों से आए हुए लोग, आपने अभी लंदन में देखा होगा कि अवैध अप्रवासी लोकल ट्रेडिशंस, लोकल कस्टम्स, नियम कायदों की अवहेलना करते हैं। इससे उन देशों को तकलीफ होती है। ट्रंप सरकार का ये निर्णय कि अमेरिका की जो स्वायत्तता है, जो छवि है, उसको सुदृढ़ रखने के लिए अप्रवासियों को बाहर भगाया जाएगा, इसका पूरे विश्व को स्वागत करना चाहिए। और माननीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने वो बयान दिया कि हमारा इसमें जो निर्णय स्थिर है और एथिकल है, हमको इसमें सैद्धांतिक वचन का पालन करना पड़ेगा और भारत देश की छवि को भी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। तो ये है कि ये अवैध अप्रवासी अगर आते हैं तो भारत में उनका स्वागत होना चाहिए और इनके रिहेबिलिटेशन के लिए भी कोई ना कोई योजना सरकार को लानी चाहिए। धन्यवाद दीपक। मैं इसी मुद्दे पे पूछूंगा धर्मराज जी, आप बहुत बेबाकी से बोलते हैं। आपको लगता है कि एस जयशंकर जी का जो ये बयान है कहीं ना कहीं थोड़े से दबाव के
यानी वजह से ये बयान दिया गया है। ये ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे लोग जो ठीक है, वो लोगों ने गलत तरीके से गए होंगे, वहां जाना प्रगति करना होता है। हर शख्स हिंदुस्तान में भी गांव से शहर आना चाहता है। आपको क्या लगता है कि एस जयशंकर जी का यह बयान कितना सही है? देखिए, बात ये है, माइग्रेशन जो है, प्रवासी, इट इज़ नॉट न्यू इन एंटायर वर्ल्ड, ये दुनिया के लिए नया नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप आज जिस देश के मुल्क के राष्ट्रपति बने हैं, अमेरिका की खोज भी जो है एक प्रवासी ने की थी, वो साउथ अफ्रीकन थे। बहुत सही। तो इसलिए जो है ये प्रवासी जो है ना, इट इज़ नॉट न्यू एट ऑल। और ये जो दुर्भाग्य की बात है कि आज जो ये जो स्लोगन है, हमारे अभी एक मित्र हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा कि ये देश की छवि खराब होती है। दुर्भाग्य की बात है कि जयशंकर साहब ये कह रहे हैं इससे अवैध गतिविधि को बढ़ावा मिलती है। अरे भाई, ये अमेरिका जो है पूरी दुनिया में पूंजी की आवाजाही चाहता है, लेकिन श्रम की आवाजाही नहीं चाहता। उनको पूरी दुनिया के बाजार पर जो है कंट्रोल चाहिए। क्यों हमारे देश में अभी हाल ही में जो बजट पेश किया गया, उस बजट का डायरेक्शन क्या है? मोर एफडीआई, मोर एफडीआई, मोर एफडीआई। ये एफडीआई क्या है? या पूरी दुनिया में जो है आज सो कॉल्ड न्यूलिबरलिज्म की जो बात की गई है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नाम पर, आपने देखा होगा यही ट्रंप साहब हैं, वो पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट पर कब्जा चाहते हैं। वो जो है वो सारे मुल्क वो धमकी दे रहे हैं, वो खुलेआम खुले तौर पर धमकी दे रहे हैं कि दुनिया के अंदर एक तरफ वो बोलते हैं पूरा व्यापार, विश्व व्यापार ओपन होना चाहिए, खुला होना चाहिए, बिकॉज वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। यही नारा दिया गया जब WTO के नाम से आया या ये ग्लोबलाइजेशन की बात की गई, वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। अगर ग्लोबल विलेज है तो देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन। किसके लिए? पूंजी की आवाजाही के लिए। यानी भारत के बीमा बाजार हो, बैंकिंग बाजार हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, यहां पूंजी की आवाजाही होनी चाहिए, लेकिन श्रम की आवाजाही नहीं होनी चाहिए। तो व्हाट काइंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन यू वांट? और ये जो बात कही गई है कि वो पूरी दुनिया के बड़े सरताज हैं, अरे भाई साहब, अभी हकीकत ये आप बोल रहे हैं वो WTO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सबको फंडिंग करते हैं। आपको मालूम है ट्रंप साहब ने जो है राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद जो सारे ऑर्डिनेंस जारी किए 100, और उन्होंने कहा कि आई एम मेकिंग ए रिकॉर्ड, और ऑर्डिनेंस जारी किया। उस ऑर्डिनेंस में पहला ऑर्डिनेंस क्या था कि अमेरिका जो है WHO से अलग होगा। उस ऑर्डिनेंस में क्या था? अमेरिका जो है यूनाइटेड नेशन से अलग होगा। उस ऑर्डिनेंस में क्या था? अमेरिका जो है पूरे दुनिया के अंदर ये जो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जो ग्लोबल ट्रीटी हो रहा है, जिसमें जो है कार्बन का उत्सर्जन जो है एक सीमित तरीके से ही सही, दुनिया को अगर बचाना है तो वो धीरे धीरे करके विकसित राष्ट्रों को कम करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ये जो ग्लोबल वार्मिंग का चुनौती पैदा हुआ है, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर अगर कोई है वो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज नहीं है, वो डेवलप्ड नेशन है। उसमें अमेरिका सबसे बड़ा कल्प्रिट है। लेकिन ट्रंप साहब ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया और दस्तखत किया, उसमें यह कहा कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जो भी ग्लोबल ट्रीटी हो रही है, हम उससे बाहर हो रहे हैं। तो इसीलिए ये कहना, ये हम समझते हैं इट इज वेरी रॉन्ग और वेरी अनफॉर्चुनेट कि जयशंकर जी ने ये जो कहा दुनिया के अंदर जो है देशों की छवि उससे प्रभावित होती है और अवैध गतिविधि जो है इससे जो है उसको मदद मिलती है। अरे माय डियर, हमें तो इस बात का गर्व है कि अब कैसे हम विदेश मंत्री ये बयान दे रहे हैं। खुद अमेरिका में अप्रवासी नीति डोनाल्ड ट्रंप ने जो घोषित की, अमेरिका के अंदर उसको लेकर यूनानिमिटी नहीं है, विरोध है। आप ये देखिए, ट्रंप साहब जो है राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद वो एक चर्च में गए उनकी परंपरा के अनुसार, और उस चर्च की जो मुख्य एक महिला जो बिशप है वहां की, मेलोनी, उन्होंने ट्रंप के सामने ही ये बात बड़े सीना तान के कहा, माय डियर प्रेसिडेंट, यू शुड रीथिंक अबाउट योर ओन डिसीजन। इसलिए कि ये जो अप्रवासी है, आप वो जो दुनिया के अंदर जिस भी रूप में आए हो, एक चाहत के साथ आए हैं, लेकिन उनको आप जो है आप ये क्रिमिनल नहीं बोल सकते, अपराधी नहीं बोल सकते। और ये जो ट्रंप साहब ने कहा कि अमेरिका को जो है फिर से एक बार हम रिच बनाएंगे, अमेरिका, फॉर मी अमेरिका इज फर्स्ट। व्हाट इज अमेरिका फर्स्ट? आज पूरी दुनिया के अंदर जो अमेरिका की जो प्रगति हुई है, क्या उसमें प्रवासी मजदूरों का कोई भूमिका नहीं है? अरे भाई, गूगल का जो CEO है कौन है? या अमेरिका के अंदर खुद ट्रंप साहब जो है राष्ट्रपति बनने के बाद जो 2 लोगों को अपना एडवाइजर बनाया, वो कौन लोग थे? एलन मस्क के साथ मिस्टर रामास्वामी। ये अलग बात है कि मिस्टर रामास्वामी ने जो है चंद दिनों के अंदर ही अपने आप को विड्रॉ कर लिया। तो अमेरिकी
इकोनॉमी के अंदर हो, अमेरिकी सोसाइटी के अंदर हो, माइग्रेंट वर्कर दे आर कंट्रीब्यूटिंग मच मोर। और हमारे देश के अंदर आज जो पूरी प्रतिभा है, वो प्रतिभा जो है उनकी इकोनॉमी के अंदर उसी रूप में कंट्रीब्यूट कर रही है। और उनको जो है अप्रवासी को अवैध बताना या उनको जो है अपराधी का दर्जा दिया जाना और इस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर धमकी का वातावरण पैदा करना, डिपोर्ट करने का धमकी देना। और मुझे इस बात की भी खुशी है, ये जो मैक्सिको बॉर्डर से जो है सबसे ज्यादा अगर माइग्रेशन होता है, क्या है मैक्सिको? इट इज अ लैटिन अमेरिकी कंट्री। पूरी दुनिया के अंदर जो लैटिन अमेरिकी देश है, उन लैटिन अमेरिका के देशों के लोगों का भी बड़ी संख्या में जो है प्रवासी के रूप में, अप्रवासी के रूप में अमेरिका के अंदर वो जाते हैं। हमें इस बात का अफसोस है कि भारत सरकार के इस मामले में जो प्रतिरोध का स्वर होना चाहिए था या जिस रूप में उनको हस्तक्षेप करने की जरूरत थी, वो उस रूप में वो करने के बजाय, जबकि दूसरी तरफ क्या है, कोलंबिया के राष्ट्रपति ने खुले रूप से ये कहा कि ये इस रूप से जो आप धमकी दे रहे हो इट इज अनएक्सेप्टेबल। और ट्रंप साहब ने क्या किया? ट्रंप साहब ने कहा कि जो लोग जो है इनको जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है, उनको अगर स्वीकार नहीं करेंगे उन देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन आखिरकार कोलंबिया ने जब फर्म स्टैंड लिया तो उनके खिलाफ जो भी आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे, ट्रंप को उसको वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्पष्ट रूप से हम ये समझते हैं, एक दुनिया के अंदर एक तरफ अगर आप ग्लोबल विलेज की बात करो, पूंजी की आवाजाही पर कोई भी अंकुश नहीं होना चाहिए कि अगर आप स्लोगन दो, और दूसरी तरफ आप श्रम की आवाजाही पर अंकुश लगाओ। हम समझते हैं ये पूरी दुनिया के लिए जो है चिंताजनक है और इसका प्रतिरोध होना चाहिए। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसका जो दूरगामी प्रभाव भारत पर निश्चित रूप से पड़ेगा। हमारे मित्र ये कह रहे हैं कि भारत के जो बच्चे जा रहे हैं उनको H1B वीजा या F1 वीजा जो दिया जाता है, अभी स्थिति क्या हो रही है? अमेरिका में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको जो है पैदाइशी के आधार पर जो, मैं इसी पे आ रहा हूं, ये बस एक ही से ग्रीन कार्ड मिलना चाहिए। अभी बड़ी संख्या में जो है जो लोग वहां रह रहे हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है, किस तरीके से जो है खुलेआम वो ये हमको प्रभावित करेगा और हम समझते हैं इसका कड़ा विरोध होना चाहिए। और इससे ये भी एक्सपोज हो गया, जो सरकार ये दावा करती थी अब की बार ट्रंप सरकार, हमारे प्रधानमंत्री गए ट्रंप जी को जिता रहे थे, वो ये अलग बात है कि ट्रंप जी उस बार हार गए, लेकिन जीतने के बाद स्थिति क्या हो गई? गुहार लगाना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री जी को इनवाइट कर लो, इनवाइट कर लो। इस बात का डंका बजाया जा रहा नहीं। जयशंकर जी को पहले नंबर पर बैठाया गया, पहले लाइन में बिठाया गया। अरे भाई साहब, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र है और भारत को डंके की चोट में यह कहना चाहिए, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जो भी प्रगति है उसमें भारत की अपनी एक भूमिका है, इसलिए इस किस्म की धमकी चमकी को किसी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं धर्मराज भाई आपको यहाँ रोकूंगा, थोड़ा सा रोकूंगा। धर्मराज भाई, अमेरिका में जन्म से नागरिकता का अधिकार खत्म हो रहा है, जो आपने बता दिया, बिल्कुल सही बात है। डोनाल्ड ट्रंप के फरमान के साथ अवैध प्रवासियों की धरपकड़ तेज हो गई है। दुर्भाग्य पुलिस गुरुद्वारों और बच्चों के स्कूलों तक में छापेमारी की जा रही है। इससे उपजी अनिश्चितता और संशय के माहौल तथा नौकरी छूटने का डर अलग है। लोग अस्थायी वीजा के खत्म हो जाने के डर से बार बार नए दस्तावेज जमा कर अपना स्टेट बदलने के लिए मोटी फीस चुका रहे हैं। इसके बावजूद वे अमेरिका छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। प्रवासियों को जो लुभाती है दोहरी नागरिकता, जैसा कि उज्जवल ने भी बताया, अमेरिकी नागरिक होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको दोहरी नागरिकता का लाभ मिलता है। मतलब यह कि कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, आयरलैंड, स्वीडन, श्रीलंका, पाकिस्तान सहित 63 देश के लोगों को अमेरिका की नागरिकता मिलने पर अपने देश की नागरिकता छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो अपने देश के साथ ही अमेरिका का पासपोर्ट भी रख सकते हैं। हालांकि भारत में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं होने की वजह से अमेरिका की नागरिकता पाए जाने वाले भारतीयों को अपने देश की नागरिकता त्यागनी पड़ती है। मैं नेहा जी से आऊंगा कि ये जो दोहरी नागरिकता का फायदा ये कि आप दूसरे देश में भी रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं, सरकारी सेवाओं का पूरा लाभ ले सकते हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आश्चर्य की बात है कि अमेरिका के साथ दोहरी नागरिकता की ये सहूलियत रूसी नागरिकों को भी मिली है। आप क्या समझती हैं नेहा मैम, क्या ये दोहरी नागरिकता या अमेरिका की नागरिकता छूट जाना, और ये जिस ढंग से ये बातें आ रही हैं कि हमारे मुल्क की जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो उस तारीख से पहले, लागू होने की तारीख से पहले अपने अपने बच्चों को जन्म देना चाहती है, ये कितना सही है और कितना जायज़? सर, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि दोहरी नागरिकता
भारत ने कभी नहीं दी है, और भारत का इसके पीछे क्लियर विजन है कि आप दोहरी नागरिकता इंसान कब लेता है, उसका मोटो रहता है कि उसको दो देशों के प्रॉफिट्स चाहिए, उसको दोनों देशों में व्यवसाय करना है, टैक्स बचाना है, उसको बहुत सारे फ़ायदे चाहिए होते हैं। लेकिन भारत का क्लियर विजन है, आपको चूज़ करना होगा। यदि आप भारतीय हैं तो आपको भारतीय नागरिकता मिलेगी। यदि आप चूज़ करते हैं कि आप भारत के बाहर जाएंगे, आपको दूसरे देश के लाभ चाहिए, बेनिफिट्स चाहिए, तो आपको एक को छोड़ना पड़ेगा, दो नाव पे सवारी नहीं हो पाएगी। ये भारत का शुरू से विज़न रहा है, मैं इसको सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि हमारा पर्सनल चॉइस है। अगर मुझे लगता है कि मुझे भारत में मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, भारत में मेरा फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट है, तो मैं भारत की नागरिकता में ही कंटिन्यू करूँगी। भले मैं कुछ समय बाहर चली जाऊँ जॉब करने के लिए, अमेरिका या कहीं पर भी चली जाऊँ, लेकिन मैं भारतीय नागरिकता नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अगर मुझे एक बार लग जाए कि मेरा भविष्य भारत में नहीं है उज्जवल, उस पर्टिकुलर अमेरिका जैसे यहाँ पे देखा जाए, अमेरिका में मेरा भविष्य मुझे ज़्यादा उज्जवल लगता है, तो मैं वहाँ की नागरिकता लूँ। तो ये एक लालच का भाव होता है, जो मैं इसे पर्सनली, मेरा मत है कि एक ही नागरिकता होनी चाहिए। मैं भारत के इस विजन और इस निर्णय को सपोर्ट करती हूँ कि नागरिकता एक ही देश की होनी चाहिए। जनरली जो अमेरिका में जो अभी हड़कंप मचा हुआ है भारतीयों में, स्पेशली जब हम चर्चा कर रहे हैं, जब नागरिक, खासतौर पे महिलाओं के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। अभी आपने एक सुना होगा कि जैसे ट्रंप ने बताया कि 20 फरवरी के बाद जो भी बच्चे जन्म लेंगे उनको पैदाइशी नागरिकता नहीं दी जाएगी। आपको सुनकर मुझे एक दुख हुआ जब मुझे ये पता चला कि बहुत सी महिलाओं ने भारतीय महिलाओं ने गायनेकोलॉजिस्ट को संपर्क किया और अपनी डिलीवरी 20 फरवरी या उससे पहले करवाने का दबाव बनाया उनके ऊपर। इसके इतने नुकसान हो सकते हैं कि उसका बच्चा जीवन भर अपाहिज हो सकता है, या और भी बहुत सारे डिफेक्ट के साथ वो रहेगा। लेकिन उसके बाद भी आप जुनून देखिए कि उसका कारण क्या है। जब मैंने बहुत से लोगों से चर्चा की, जो कुछ मेरे मित्र वहाँ पे रहते हैं, जब मैंने पूछा कि मुझे ये थोड़ा सा पागलपन लग रहा था कि आप अपने बच्चे की लाइफ भी थ्रेट में रखने को तैयार हो एक अमेरिकी नागरिकता के लिए, तो मैंने कहा उसका रीज़न क्या है। जब मैंने बात किया, मेरे कुछ परिचितों ने जो वहाँ पे IT सेक्टर वगैरह में है, उनका कहना था कि भारत में हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, हम जितना देते हैं, जितना कार्य करते हैं, उसका हमको पेबैक नहीं मिलता, हमको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल पाती। हम यहाँ पे अमेरिका में हम 10 साल यदि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से टैक्स पे करें और हम अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो फाइनेंशियल हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम अगर फुलफिल करते हैं, तो जीवन भर अमेरिकी सरकार हमारा केयर करती है। अमेरिका का जो ये पावर है, ये एक बार जब आप अमेरिका में रहेंगे तब आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे कि वो क्या चीज़ है, क्यों लोग इतने वहाँ पे जाने के लिए तैयार हैं। तो उसमें एक और है, अमेरिकन पासपोर्ट होता है, तो चाहे आप किसी भी देश के नागरिक हों, अगर आप अमेरिका में चले गए हैं और उसके बाद चाहे जो मूल देश हो, उस देश में आपके ऊपर कितने भी केस चल रहे हो, अमेरिका आपको प्रोटेक्ट करेगा। उसका एक ज्वलंत उदाहरण पन्नू को आप देख सकते हैं। अमेरिका ने उसे आतंकवादी घोषित कर रखा है, पर चूंकि वो अमेरिकन नागरिक है, तो अमेरिका उसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ से ध्यान रखता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता भारत ने उसे क्या डेजिग्नेशन दिया है। तो ये अमेरिका का जो जुनून होता है अपने नागरिकों की रक्षा के लिए, एक जो सोशल वहाँ पे खुशहाली है वहाँ पे, और अपॉर्चुनिटी वहाँ पे, एक पढ़े लिखे को भी उतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जो कम पढ़ा लिखा उसका भी केयर प्रॉपरली रखा जाता है। मेरे ख्याल से ये एक चीज़ है जो उसको अमेरिका में उसको एक लास्ट सांस तक संघर्ष करने की ताकत देता कि नहीं, कुछ भी मुझे अमेरिका में रहना है, जब मैं एक बार उसका स्वाद चख लेता हूँ। तो ये एक मेन रीज़न है कि लोग इस नागरिकता के लिए इतना परेशान है। बिल्कुल सही बात कही आपने, बहुत सारा अच्छा उदाहरण दिया आपने। अमेरिका का पासपोर्ट, अमेरिका का नागरिक होना एक ऐसा रुतबा दिलाता है जिसकी कद्र पूरी दुनिया में होती है। ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया में हर देश वीज़ा नियमों से सख्ती करते जा रहे हैं, ये बड़ी फख्र की बात है अमेरिकन लोगों के लिए कि उनके पासपोर्ट पर आप दुनिया के 186 देशों में बेधड़क आ जा सकते हैं। इनमें 114 ऐसे देश हैं जहां अमेरिकी नागरिकों को बिना वीज़ा के एक निश्चित अवधि तक रहने का मौका मिलता है। दूसरे वे देश हैं जहां अमेरिकी पासपोर्ट धारकों के लिए आगमन पर वीज़ा की सुविधा है। सुरक्षा सर्वोपरि है। अमेरिका दुनिया का एक ऐसा देश है जो सिर्फ अपने यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। कोई भी प्रवासी यदि अमेरिकी नागरिकता हासिल कर ले तो फिर उसके नागरिक और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा अमेरिकी सरकार की जिम्मेदारी होती है, फिर चाहे किसी देश में उसके खिलाफ कोई मुकदमा ही क्यों ना चल रहा हो। बिल्कुल सही बात की और उदाहरण भी दिया। आपको क्या लगता है, अमेरिकी पासपोर्ट, अमेरिकी नागरिकता, उज्जवल जी, क्या इतनी बड़ी है कि हम अपने राष्ट्रवाद, अपने भारतीय होने के गर्व के ऊपर इसको ले लेते हैं? देखिए, थोड़ा मामले को थोड़ा तो तह तक जाना पड़ेगा। अमेरिका इतना पावरफुल क्यों है, पहले हमको इसकी जांच करनी पड़ेगी। देखिए,
बहुत साल पहले ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहाँ पे तय किया गया, वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है, जब यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक का जन्म हुआ था, कि डॉलर को ग्लोबल करेंसी के रूप में जाना जाएगा। जब सोने से जब ट्रेडिंग होती थी, उसको हटा के डॉलर को पैक किया गया, सारे देश डॉलर में ट्रेड करेंगे। आपको आज जान के आश्चर्य होगा कि 80% से ज़्यादा ट्रेड पूरे वर्ल्ड में डॉलर में होता है। बिल्कुल सही। हम इंडिया को 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, पर आपको मैं बताता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल। हर दिन प्रतिदिन 5 ट्रिलियन डॉलर का लेन देन होता है, ट्रेडिंग होती है। सोचिए आप कहाँ पर है अमेरिका, वो उसकी पावर है, क्योंकि डॉलर में ट्रेडिंग होती है। उस पावर को यूटिलाइज करते हुए वो आर्थिक प्रतिबंध लगाने जैसी बातें करता है, दादागिरी भी करता है। इसको हम कहते हैं हेगेमोनी, द अमेरिकन हेगेमोनी। और इसी के कारण जो अमेरिकन ग्रीन कार्ड या अमेरिकन सिटीजनशिप की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है एक आम आदमी की नज़र में। मैंने कहा ना, 2 तरह के लोग होते हैं, हाईली इंटेलिजेंट, हाईली स्किल, हाईली ट्रेंड। अमेरिका उनको रेड कारपेट वेलकम करता है, आइए मेरे देश में रहिए। मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। वहाँ पढ़ाई करने के बाद हमें खुला ऑफर था कि हम सरकार के साथ जॉब कर सकते हैं। हमें यूनाइटेड किंगडम से भी ऑफर था, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट भी हमें लाना चाहती थी। भारत में ऐसी कोई स्कीम नहीं है। अमेरिका क्या करता है, पूरे विश्व के पढ़े लिखे लोगों को, ट्रेंड लोगों को, स्किल्ड लोगों को, स्मार्ट लोगों को, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन बनाते हो, चाहे वो छोटा सा काम करते हो, अपने देश में स्वागत करता है, उसके लिए योजनाएं चलाता है। पर उसे अवैध अप्रवासी श्रम नहीं चाहिए। वो साफ साफ कहता है, दे वेरी क्लियर अबाउट इट। अनलाइक इंडिया, पाकिस्तान और जो ऐसे देश हैं हमारे एशियन कंट्रीज, इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग जापान, ये देश बड़े खुले हुए हैं। अमेरिका इज वेरी क्लियर अबाउट इट्स पॉलिसी। टोकूंगा उज्जवल भाई, थोड़ा सा टोकूंगा। अभी एक मैं पढ़ रहा था कि ब्रिक्स में कुछ ऐसा कोई वो अपनी एक करेंसी बनाना चाहते हैं, पुतिन इस पे वो कर रहे हैं। इसको भी उन्होंने धमकी दी कि हम ऐसी कोई चीज नहीं। प्रयास किए गए। यूरो का जन्म भी वैसा ही हुआ था। हाँ, जब यूरोपियन यूनियन ने डॉलर की हेगेमोनी को खत्म करने के लिए यूरो लॉन्च किया, पर आप देखिए यूरो की हालत क्या है, नहीं हो पाई ट्रेडिंग। मैंने कहा ना, जब एक चीज सर्कुलेशन में एक बार आ जाती है, उसको धीरे धीरे समय लगता है। चाइना ने बहुत प्रयास किए हुए हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक ने इन चारों येन को, यूरो को बहुत दिनों बाद मान्यता दी कि इसमें ट्रेडिंग हो सकती है। लेकिन भाई आपको मैं फिर उस से हेगेमोनी को आप बड़े अच्छी बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा टोकूंगा, माफी चाहूंगा। ये अभी आप चाइना की बात कर रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हाल ही में मैंने पढ़ा है कि चाइना ने कुछ ऐसा सस्ता आविष्कार कर दिया है, डीप फेक। तो क्या ऐसी चीजें दूसरे देश भी कर सकते हैं? बिल्कुल, और ये चलता रहेगा। और अमेरिका हमेशा से इन ऐसी ताकतों का मुकाबला करता आ रहा है। चाइना ने बहुत कोशिश की है कि येन को, अब उनकी करेंसी को वर्ल्ड करेंसी के रूप में मान्यता मिले, और वो लगातार प्रयास करता रहता है। और अमेरिका हर बार विजयी होता है, क्योंकि उसकी जो ताकत है, मैंने कहा ना 80% ट्रेड, आज आप चाइना चले जाइए, वहाँ भी डॉलर में ही ट्रेडिंग होती है। पर मैं फिर बताना चाहूँगा आपको कि अमेरिका कुशल लोगों का सम्मान करता है। 80,000 डॉक्टर यूएस में सेवाएं देते हैं, जो पूरी डॉक्टर की जनसंख्या का 8.5% है। मैं बता रहा हूं, मैं वहां रहा हुआ हूं। अगर वहां पर इंडियन डॉक्टर्स नहीं होंगे तो शायद अमेरिका बीमार हो जाए। बहुत सही बोल रहे हैं। अगर इंडियन इंजीनियर नहीं होगा तो वहां की टेक्नोलॉजी फर्म में नहीं चलेंगे। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, जो अनस्किल्ड आदमी होता है, कुछ विशेष प्रांत के लोग होते हैं, इंडिया में वो छोटा काम नहीं करना चाहते हैं, पर वहां जाते हैं, वो माली का काम करते हैं, वो ड्राइवर का काम करते हैं, वो कैब चलाते हैं, वो प्लम्बिंग का काम करते हैं, वो रोड सफाई के काम में लगते हैं। वो इज्जत जो उनको लगता है कि बेइज्जती वाला काम है अपने देश में, वो वहाँ जाके वो काम करते हैं। यहाँ का अमीर आदमी वहाँ का गरीब आदमी होता है, और वो गरीबी वो वहाँ बताते हैं कि वो यूएस सिटीजन है, और उसके रिश्तेदार लोग, परिवार, उनको लगता है कि बहुत अमीर आदमी काम का, बहुत अमीरियत है वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, छलावा है। तो ये एक डायकोटोमी है। अमेरिका अच्छे श्रम का स्वागत करता है, अवैध अप्रवासियों को स्वीकार नहीं करता है। इसका हमें सम्मान करना चाहिए। उज्जवल, बहुत अच्छी बात है कि मैं धर्मराज भाई के पास आऊंगा। हम लोगों के पास वक्त बहुत कम है, लेकिन एक बड़ी खास बात है कि धर्मराज भाई, मैं पढ़ रहा था, अब हम लोगों का तो काम है पढ़ना, कि हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा करोड़पति और अरबपति प्रवासन कर रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, बस रहे हैं। रायपुर जैसे शहर में दुबई के रियल्टी स्टेट फेयर लग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या हिंदुस्तान ऐसा नहीं रहा कि हमारे लोगों को यहाँ बसने में तकलीफ हो रही है? ये क्यों जा रहे हैं, और अमेरिका भी ये क्यों जाना चाहते हैं? देखिए, 2 बात है। पहली बात ये है, ये लाख दावा हो जाए कि हम जो है विश्वगुरु बन रहे हैं, हकीकत ये है पिछले 3 सालों के दरमियान 2019 टू 2024 18 लाख से ज़्यादा लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी है।
ये आज के सरकार की हमारी जो ये जो प्रोपेगेंडा है, मीडिया तमाम चीज़ों के जरिए जो है पूरी दुनिया के अंदर आप साख की बात हो रहे हैं, भारत की साख घटी है। भारत का जो नौजवान तबका है, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, भारत दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला मुल्क है, जहां आज हमारी आबादी का 60 से 65% हिस्सा नौजवानों का है। उसमें भी 19 से लेकर 39 वर्ष की उम्र के आयु के नौजवानों का देश भारत है, लेकिन वहीं सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का दंश है। वहीं उसके सपनों को जो है, अभी जैसे नेहा मैडम बता रही थी ना कि अपने बच्चों की जान को जोखिम में लेकर वो 20 जनवरी के पहले डिलीवरी करने के लिए 20 फरवरी के पहले जो है वो डिलीवरी करने के लिए तैयार है, लेकिन वो मुल्क छोड़ने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उस विश्व गुरु की हकीकत को वो मालूम है यहाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर बेरोजगारी का दंश नौजवान आबादी वाला मुल्क भारत झेल रहा है। उस रोशनी में ये हमारे देश के अंदर आज की जो मौजूदा हकीकत है, एक भारत के अंदर ये जो दो भारत बन गया, एक तरफ अदानी अंबानी का भारत और दूसरी तरफ जो है वंचितों का भारत। एक तरफ जो है एक व्यक्ति ऐसा जो 1 ट्रिलियन, आप 5 बिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 5 बिलियन इकोनॉमी की। अरे भाई साहब, हमारे देश में एक व्यक्ति ऐसा पैदा हो रहा है जो 1 ट्रिलियनर ही बनने वाला है, लेकिन उसी देश के अंदर 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको आप 5 किलो अनाज पर जिंदा रखे हुए हैं, और आप इस बात को लेकर गर्व कहते हैं कि अगले 5 सालों के लिए भी जो है उनको हम 5 किलो अनाज देंगे। माने अगले 5 साल भी वो 80 करोड़ जनता आपके 5 किलो के अनाज की मेहरबानी पर जिंदा रहे, और आप विश्वगुरु का डंका बजाइए। तो उस रोशनी में हमें यह समझने की जरूरत है, हम समझते हैं ये जो अप्रवासी नीति है अमेरिका की, ये इसका जबरदस्त विरोध होना चाहिए। ट्रंप जो है, ट्रंप पूरी तौर पर एक दक्षिणपंथी रुझान के जरिए वो ये जो नारा दे रहे हैं, फॉर मी अमेरिका फर्स्ट, इफ फॉर यू अमेरिका फर्स्ट, तो ये ग्लोबल हेजोमनी जो पैदा हो रही है डॉलर के, उसके खिलाफ यूरो विफल हुआ तो क्या हुआ? ब्रिक्स के जरिए ये जो करेंसी जो है डॉलर को चुनौती देने के लिए भारत को भी अपनी सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारत जो है अमेरिकी सरकार के सामने, अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने, अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने गिड़गिड़ाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके खिलाफ जो एक उनकी हेजोमनी के खिलाफ, क्योंकि हम जो है पूरी दुनिया में, हमारी जरूरत केवल अमेरिका को नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, हमें उनके सामने समर्पण करने की जरूरत नहीं है। अमेरिका को अगर भारत का बाजार नहीं मिलेगा तो अमेरिका के अंदर आज जो मुनाफा की जो होड़ पैदा हो रही है, ये जो एलन मस्क जैसे, बिल गेट्स जैसे लोग पैदा हो रहे हैं, उनको भी चाहिए बाजार। ये बाजार की प्रतिस्पर्धा में पूरी दुनिया के बाजार की उनको भी जरूरत है, तो उनके सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। और हमें डंके की चोट में जो है ये जो अवैध प्रवासी की जो बात की रही है, अवैध का क्या प्रमाण होता है भाई? किस रूप में आप अवैध कहोगे उसको? आज ट्रंप जो जिन 18,000 लोगों को डिपोज किए, कितने लोग हैं जो फर्जी तरीके से वहां गए, फर्जी दस्तावेज से गए? कोई आंकड़ा है उसका? प्रतिरोध होना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर। अगर आप पूंजी का मुक्त प्रवाह चाहते हैं तो श्रम की मुक्त आवाजाही पर किसी भी किस्म का कोई भी मुल्क अगर रोक और अंकुश लगाता है, उसका जबरदस्त प्रतिवाद और प्रतिरोध होना चाहिए। पूरी दुनिया के सिविलाइजेशन, आप दुनिया की सभ्यता का इतिहास भी अगर देखेंगे, अरे हम जहां खड़े हैं हम खुद समझते हैं हम भी माइग्रेंट वर्कर हैं। भारत हमारा में हम भी जो आए हैं वो कहीं ना कहीं माइग्रेशन के जरिए हैं। तो पूंजी की अगर आप आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं चाहते हो तो श्रम की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। और मुझे इस बात का दुख है कि वो नौजवान अपनी जान जोखिम पर डालकर जो है वहां की नागरिकता के लिए सब कुछ कुर्बान करना चाहता है, लेकिन आना यहां नहीं चाहता, क्योंकि हमारे देश के अंदर आज की जो मौजूदा हकीकत है उस हकीकत पर कोई विमर्श नहीं है, और केवल एक नफरती माहौल, केवल एक धार्मिक जुनून, केवल एक जो है एक धर्म को ग्लोरीफाई करने के जगह पर जो है विमर्श, और रोटी रोजगार और भूख, शिक्षा, बीमारी पर कोई चर्चा नहीं। ये जो भारत के अंदर ये जो परिवेश बन रहा है, उससे देश का नौजवान और दुनिया के अंदर रहने वाले नौजवान जो दूसरे देशों के अंदर हैं, धक्के खा रहे हैं, लेकिन वो यहां आने के लिए तैयार नहीं है। तो उस विश्व गुरु की हकीकत पर भी इससे विमर्श की आवश्यकता है। मैं आप लोगों को यही रोकना चाहूँगा, बहुत शानदार बातचीत चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि आप तीनों के तीनों इस विषय पे इतना ज़्यादा गहन अध्ययन कर चुके हैं कि कई चीज़ें मुझे लग रही थी कि मैंने आप लोगों से पाई है, कि आप लोगों से गेन किया है। और जैसा कि कहते हैं कि इधर पर्दे से तुम झाँको, उधर पर्दे से हम झाँके, लगा दो आँख पर्दे को, न तुम झाँको न हम झाँके।
बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। नेहा मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उज्ज्वल दीपक जी, बहुत शानदार अध्ययन, बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंट किया। धर्मराज महापात्र जी, एक बार फिर से आपकी बेबाकी के हम लोग कायल हैं। आप तीनों ने यहाँ पे अपना कीमती समय दिया। मैं आप लोगों के साथ साथ हमारे दर्शकों की प्रतिक्रियाएं भी चाहूँगा कि संवेदनशील मुद्दों पर आप सभी की प्रतिक्रियाएं हमें मिलते रहे। वीकली वार में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।